हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैं कुछ सीजनल प्लांट की शॉपिंग करके लाई थी, तो आज मैं उसकी मिट्टी प्रिपेयर करूंगी और ट्रांसप्लांट भी करूंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। जो भी हम सीजनल प्लांट लगाते हैं उनकी चूँकि एज बहुत कम होती है, इसलिए हमें उसकी मिट्टी भी उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी होती है। क्योंकि अगर थोड़ा भी उसका रूट डिस्टर्ब हो जाता है या किसी तरह की बीमारी लग जाती है तो 2-3 महीने ही उनकी लाइफ होती है, और अगर ये टाइम हमारा निकल जाता है प्लांट को सर्वाइव करते हुए ही, तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी पे ध्यान देना है कि मिट्टी कैसे हम प्रिपेयर करें जिससे कि ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में बहुत अच्छे से फूल प्रोड्यूस कर सकें। तो चूँकि इसमें फ्रूट नहीं बनना और कोई डेवलपमेंट नहीं होना है, सिर्फ इसको फ्लावर ही प्रोड्यूस करना है, इसलिए आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसकी मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालती हूँ। मैं हर जगह सुनती हूँ कि चूँकि ये सीजनल प्लांट है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है कि जल्दी जल्दी ये प्रोड्यूस करें फ्लावर। लेकिन पिछले साल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा। मुझे एक ऐसा काउडंग मैन्योर मिला जो दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो फुल्ली डिकम्पोज नहीं था, जिसकी वजह से मेरे सारे पिटूनिया करीब 50 प्लांट थे वो मर गए। तब से मैं थोड़ा सतर्क रहती हूँ इसकी मिट्टी प्रिपेयर करने में। ऐसे भी मैं शुरू से ही जब भी इसकी मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ तो मैं खाद का रेशियो बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती हैं वो सब बड़ी नाजुक होती हैं। जो इनके रूट होते हैं वो सिर्फ फाइबर रूट होते हैं। फाइबर रूट मतलब बहुत बारीक बारीक रूट होते हैं। अगर आपका कंपोस्ट फुल्ली डिकम्पोज नहीं है तो वो जो बारीक रूट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आपने मान लिया कि जो कंपोस्ट किचन वेस्ट से बनाया हुआ है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जो ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं, कंपोस्ट यूज़ करते हैं, उससे इनको बहुत कम नुकसान होता है। लेकिन जब हम नर्सरी से कंपोस्ट लाते हैं तो पता नहीं उसमें DAP मिला होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी केमिकल चीज़ें मिली होती हैं, तो उससे भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसका अमाउंट कितना डालना है, कैसे डालना है। तो आप यहाँ देखें, इसी पर्पस के लिए मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट प्रिपेयर किया हुआ है। ये देखें, ये काली है, हालांकि ये छनी हुई नहीं है मेरी, बहुत ही रफ टफ वे में मैं बनाती हूँ इस तरह से। लेकिन अगर आप इसे स्मेल करके देखें तो बहुत अच्छी मिट्टी की खुशबू आती है इससे। बहुत ही बढ़िया ये कंपोस्ट बना हुआ है, तो मैं आज इसका यूज़ करूँगी। और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन्हें कुछ ना मिले तो वो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करें। वर्मी कंपोस्ट कहीं भी नर्सरी में अवेलेबल होता है और बहुत आसानी से आप उसको अपने मिट्टी में मिला सकते हैं। और चूँकि वो केचुए से बनी होती है, केचुए उसे बनाते हैं, इसलिए वो फुली ऑर्गेनिक और फुली टोटली सेफ़ होते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी मिट्टी में कि मैं क्या क्या प्रोपोर्शन यूज़ करती हूँ। मैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल अपनी मिट्टी में करती हूँ वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, और कोशिश यही करना चाहिए कि जो बहुत इजीली अवेलेबल आपके घरों से या फिर इस तरह से मिल जाए आपको अपने आसपास से, तो वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हमें सस्टेनेबल गार्डनिंग करनी है, हमें इजी अवेलेबल चीज़ों से अपनी गार्डनिंग करनी है, ताकि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आप देखें, ये मेरे गार्डन की नॉर्मल मिट्टी है, ये अभी मैंने किसी गमले से निकाली है। अगर आप लोगों को, जैसे आप नर्सरी में जाते हैं तो नर्सरी वाले भी मिट्टी आपको अवेलेबल करा देते हैं, तो नॉर्मल मिट्टी लेनी है इस तरह से। और यहाँ पे ये देखें, मिट्टी को हल्की बनाने के लिए, पोरस बनाने के लिए मैंने ये कभी अपनी वीडियो का लिंक डाल दूँगी, उसमें मैंने उपलों की खाद बनाना दिखाया था। तो ये मेरे उपलों की खुद की बनाई हुई खाद है। अगर आपको अच्छी सी डिकम्पोज्ड गोबर की खाद मिल जाए तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छे होते हैं। और इससे हमारे जो प्लांट होते हैं उसको इनिशियल टाइम में बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, इसलिए गोबर की खाद को अपने मिट्टी में ज़रूर ऐड करें। और ऐड कितना करना है, देखिए मैंने 1 पार्ट ऐड करना है, मतलब 20% 80% आपकी जो मिट्टी होगी वो होगी, और उसमें 20% ही आपको ये खाद मिलानी है, जो गोबर की खाद है वो।
और अगर आपके पास गोबर की खाद के अलावा आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट जब डालें तो गोबर की खाद को अवॉइड कर दें, और अगर ये डालते हैं तो उसको अवॉइड कर दें, क्योंकि हमें बहुत सारा खाद नहीं डालना है इसमें। तो 20% गोबर खाद, 80% मिट्टी, और इसमें टी लीफ अगर आपके पास सूखी हो तो आप मिला दें, उससे मिट्टी बहुत पोरस हो जाती है। मेरे पास ये टी लीफ की कंपोस्ट है, इसकी भी वीडियो मैं लिंक डाल दूँगी, और ये बहुत अच्छी खाद होती है। थोड़ी सी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग खाद होती है, इसलिए मैंने इसे जस्ट थोड़ा सा मिलाया है इसमें, बस अंदाजे से थोड़ा सा डाल दें। इसके बाद जैसे कि हम इसमें फंगस ना लगे उसके लिए बहुत लोग साफ़ यूज़ करते हैं, ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हैं, लेकिन ये सब हमें मार्केट से लाना होगा। लेकिन मैं जो चीज़ इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये नीम का पत्ता है, ये आप लोगों को कहीं भी अवेलेबल हो तो आपने देखा होगा कि मैं हर मिट्टी में इसे मिलाती हूँ। अगर हम इसे मिलाते हैं तो हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, इजी अवेलेबल और फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट से नीम की खली ला सकते हैं, वो एक बहुत ही सस्ता और बेहतर विकल्प है मिट्टी में फंगस को रोकने के लिए। तो बस ये मैंने यही 2-3-4 चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ये भी अंदाजे से आप एक पार्ट इसको मिला दें इस तरह से, इससे हमारी मिट्टी पोरस हो जाएगी। और आपने देखा कि मार्केट से बहुत कुछ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है हमें, तो इस तरह से मैंने मिला दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको किचन वेस्ट कंपोस्ट दिखाया लेकिन मैंने इसमें मिक्स नहीं किया है, उसका भी एक रीज़न है। जब आपका प्लांट शुरुआती दिनों में रहता है तो उसे नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, तो नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए मैंने इसमें काऊ डंग मैन्योर डाला है। ये जो हमारा खाद होता है किचन वेस्ट वाला, तो चूँकि इसमें सिर्फ छिलके और जो फलों के वेस्ट होते हैं वही सब होते हैं, इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। मैं इसको अवॉइड इसलिए करती हूँ, इसको मैं तब डालूँगी जब इसमें कलियाँ आनी शुरू होंगी। कलियों फूल खिलने के लिए पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है, और मैंने देखा है कि अगर मैं इसकी अच्छी क्वांटिटी इसी वक्त इसमें मिला दूँगी तो हमारा जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ वो बहुत छोटे में ही फ्लावर प्रोड्यूस करने लगता है। जबकि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि पहले मेरा प्लांट बड़ा हो जाए, बुशी हो जाए, उसके बाद ही उसमें फ्लावरिंग हो। जब प्लांट अच्छे से पूरा अपना वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेता है, उसके बाद जब उसमें फ्लावरिंग होती है तो वो फुल भरा हुआ दिखता है। लेकिन अगर आप मान लें कि इस छोटे से पौधे में फ्लावरिंग होने लगी, बहुत जल्दी फ्लावरिंग करके इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी वजह से मैं इस कंपोस्ट को अवॉइड किया है मैंने। ये कंपोस्ट मैं तब दूंगी जब ये पूरा कवर कर लेगा गमले को, और जब इसमें कलियां आनी शुरू होंगी तब मैं इसको ऐड करूंगी, और जब भी ऐड करूंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अब हमें अपनी मिट्टी को अच्छे से मिलाना है। ये हमारी मिट्टी बहुत अच्छी सीजनल फ्लावर के लिए बन गई है, और ये देखें काफ़ी पोरस, और जो पत्तियां हमने इसमें मिलाई हैं उससे ये पानी को होल्ड कर सकेगा और उसकी रूट को फैलने में भी बहुत मदद करता है ये। इस तरह से अब देखें, अब हम अपना ये फिल करेंगे गमले, और अभी इसमें मैं आपको ये जो साल्विया आप सामने देख रहे हैं, ये साल्विया लगा के दिखाऊंगी मैं। और इसके लिए साल्विया के लिए ये 8 इंच का पॉट जो होता है परफेक्ट होता है, तो हम अब इसमें लगाएंगे। इसमें छेद करना बिल्कुल ना भूलें, होल होना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से मिट्टी के टुकड़े से इसे बंद कर दें। इसके बाद भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें इसमें डालती हूँ। आप देखें यहाँ मेरे पास कुछ इस तरह की जो डंडियाँ मैं ट्रिम करती हूँ उनको ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इससे पानी जो होता है कभी कभी इसकी ये लगाने के बावजूद भी पानी रुक जाता है, लेकिन अगर नीचे हम इस तरह की लकड़ी डाल देते हैं तो वो पानी नीचे पड़ा भी रहता है, तो उससे रूट को कोई नुकसान नहीं होता। मिट्टी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है इसको, हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इसको। अब देखें हमने इतनी मिट्टी इसमें भर ली है। इसके बाद हम अपना प्लांट ट्रांसप्लांट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है इस तरह के प्लांट में कि इसके रूट बॉल को हम बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि छोटी सी लाइफ में अगर इसका रूट बॉल डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर से इसे नई रूट बनाने में, नए अपने आप को इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है।
जैसे हम अपने परमानेंट प्लांट में इसको थोड़ा थोड़ा बेयर रूटेड कर देते हैं, वो काम हमें नहीं करना है। बहुत ही सावधानी से इसको लगा करके कवर कर देना है। देखिए मैंने रूट बॉल को सावधानी से निकाल लिया है। अब इसकी मिट्टी को हम बिल्कुल नहीं हटाएंगे, हम एज इट इज़ इसे इसमें डाल देंगे इस तरह से, और चारों तरफ से मिट्टी डाल दें, हल्के हल्के हाथों से इसे टैप करते हुए। ट्रांसप्लांट करने के बाद आजकल तो धूप में इतनी इंटेंसिटी नहीं है, इसलिए आप धूप में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हमने भर लिया। अभी इसे 1 महीने तक किसी भी खाद, कंपोस्ट, फर्टिलाइज़र, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने के बाद जब ये आपका प्लांट नए नए ग्रोथ में आने लगेगा, नए नए शूट्स निकालने लगेगा, उसके बाद ही हमें, और अब इसमें कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र मैं नहीं डालूँगी। अब जो भी डालेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे, चाहे ये मेरे किचन वेस्ट का ही क्यों ना हो। इससे मैं टी बना करके, जैसे इसको पानी में घोल करके उसके बाद इसमें डालूंगी, तो ये बहुत जल्दी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन अभी 1 महीने तक इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस पानी डाल दें और इसको डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये सारी अपने गमलों की मिट्टी प्रिपेयर करके यहाँ पे रखी हुई हैं, ये बड़ा वाला कंटेनर भी। और इसी तरह से यहाँ पे जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं, ये मैं इसी प्रोसेस से, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, इसी तरह से मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। अभी ये आप यहाँ पे जो भी ये फ्रेंच मैरीगोल्ड देख रहे हैं, इसे मैं इस बड़े कंटेनर में एक साथ ही लगा दूँगी, ताकि ये दिखने में सुंदर लगे और काफ़ी बुशी दिखे। इस तरह से मैं इनको सेट कर दूँगी और मिट्टी डाल के, जैसे मैंने पहले बताया था, उसी तरह से इसे प्रिपेयर कर दूँगी। ये देखें, इस कंटेनर में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो ये वाली मिट्टी डाल करके मैं इसी में इसको सेट कर दूंगी। इस तरह से आप घने घने प्लांट लगा सकते हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं, तो ये आराम से चल जाते हैं थोड़ी सी केयर में। और हाँ, एक और बात इसके बारे में मैं बता दूं, अगर आपने इसमें ज़्यादा खाद डाला तो इसकी जो कलियां हैं वो ओपन नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बस इसको ऐसे ही चलने दें। जो हमने 20% खाद मिलाया है, बस इसी में ये चलते रहेंगे, और बीच बीच में इसमें लिक्विड मैन्योर डालना है बस। हमारी सीजनल प्लांट में शुरुआत से ही कीड़ों के लिए कुछ ना कुछ आप करते रहें। जैसे कि इसमें अगर एक बार कीड़ों का अटैक हो गया, तो आप किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से अपने प्लांट को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए जैसे देखें, मैंने अभी ये प्लांट लगाया है, अब मैं 15 दिन के बाद से ही इसमें दूध का स्प्रे करूँगी। और दूध का स्प्रे करना है 100 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके, और इस पर स्प्रे कर दें हर वीक। ऐसा करने से आपके प्लांट में कोई पेस्ट का अटैक नहीं होगा, आपके प्लांट में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। थोड़ा बहुत आप उसको मिट्टी में डाल दें, तो आपकी सारी कीड़ों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। यहाँ देखें, यहाँ मैंने डालिया का प्लांट लगाया है 5। चूँकि ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, इसलिए इसका कंटेनर मैंने 12 इंच रखा है। आप 12 इंच या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, और इसको छोटे गमलों में ना लगाएं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।